मनीष कुमार, आप सभी को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व बाबा साहब की 131वीं जयंती मना रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय नेता है जिनकी महानताओं की छाप पूरे विश्व में है। अंबेडकर ऐसी महान शख्सियत है जिन्होंने भारत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक लेखक, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बाबा साहब ने भारत के विकास के लिए जितना अधिक कार्य किया है, शायद ही किसी भारतीय नेता ने इतना काम किया हो। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने देश को नए सिरे से स्थापित किया है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, न्याय, समता और शैक्षणिक, साहित्यिक तमाम क्षेत्रों में भारत को एक महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और आज पूरा देश इसलिए शायद बाबा साहब की 131वीं जयंती मना रहा है। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1942 से लेकर 1946 तक वायसराय के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री रहे हैं। उस दौरान उन्होंने भारत में कृषि यशस्वी कार्य किए हैं। उन्होंने उस वक्त केंद्रीय जल आयोग, दामोदर घाटी परियोजना, महान नदी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, सोन नदी परियोजना, तकनीकी बिजली बोर्ड और तमाम ऐसे जो कार्य हैं जो भारत को आधुनिक क्षेत्र में किए हैं। तो आइए जानते हैं कि और बाबा साहब के बारे में क्या कहा जा सकता है। आज की युवा शक्ति बाबा साहब अंबेडकर संकल्प का दूसरा नाम था। बाबा साहब अंबेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोड़ते थे। बाबा साहब अंबेडकर जैसे एक प्रकार कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। वे सामाजिक समता, सामाजिक न्याय के पक्षकार थे, वे आर्थिक समृद्धि के पक्षकार थे और वे आधुनिक विज्ञान के पक्षकार थे, आधुनिक टेक्नोलॉजी के। जब मैं न्यू इंडिया को जातियों के बंधन से मुक्त करने की बात करता हूं, तो उसके पीछे युवाओं पर मेरा अटूट भरोसा होता है। आज की युवा शक्ति बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा रखती है। साथियों, ये हमारी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थान, जिसे मैं हमेशा पंच तीर्थ के तौर पर पुण्य भाव से स्मरण करता हूं, और उन्हें विकसित करने का हमें अवसर मिला। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उसी कालखंड में बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती का अवसर हमें उस महान यज्ञ से भी जोड़ता है और भविष्य की प्रेरणा से भी जोड़ता है। और बाबा साहब के जीवन चरित्र पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हैं और वरिष्ठ वकील हमारे साथ में डॉक्टर के.एस. चौहान जुड़े हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र विद्रोही, सामाजिक कार्यकर्ता, आप भी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पवन पटेल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर के.एस. चौहान सर आपसे है। बाबा साहब के आज के वर्तमान जो परिदृश्य देखें, बाबा साहब के जो विचार हैं वो कितने प्रासंगिक है और क्यों हर कोई दल बाबा साहब को अपनी तरफ खींच लेना चाहता है? ये जो बाबा साहब का जो विचार है वो सही मायने में समाज में इक्वलिटी, जो समानता का विचार है, वो उन्होंने स्टेब्लिश किया। केवल हमारे देश में ही नहीं, अगर आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस के जो डॉक्यूमेंट देखेंगे, तो उस समय में बाबा साहब के विचार से प्रभावित होकर जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट भी जो बने, उनमें भी उनका विचार काफी हद तक सम्मिलित है और उस विचार को उन्होंने जगह दी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो सामाजिक पिछड़ापन है विशेष रूप से, उसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, उस डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने काम किया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो है, उनका विचार जैसे जैसे समाज में फैल रहा है, तो उससे जो भी चेंजेज आने चाहिए समाज में, वो चेंजेज आ रहे हैं। जैसे
पहले केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक जाति का नेता उन्होंने डिक्लेयर किया, फिर शेड्यूल कास्ट का नेता डिक्लेयर किया, और अभी बड़े पैमाने पे जैसे जैसे मान्यता बढ़ रही है तो महिलाओं को भी पता लग रहा है कि महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका की वजह से ही मिले हैं। अदरवाइज जो आज भी हमारी जो मानसिकता है, महिलाओं को अधिकार होने के बावजूद भी आज बराबरी हम सही मायने में समाज में ऐसा नहीं महसूस करते कि बराबरी है महिलाओं के साथ। इसलिए वो जो विचार है, जो बराबरी का अधिकार, सामाजिक पिछड़ापन और जो सामाजिक सोच है उसमें बदलाव लाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अहम भूमिका रही। इसी वजह से जैसे जैसे वो विचार समाज में जा रहा है तो उस विचार को समाज में ले जाने के लिए वामसेप ने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया, जिसकी वजह से आज ये आम जन तक ये विचार गया है कि भाई जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है उन्होंने एक आदर्श समाज की व्यवस्था की और जातिगत और धर्म या जो आपका लिंग उसके आधार पे जो भेदभाव है वो उससे खत्म होता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार है वो पूरे देश में फैलता जा रहा है। पवन पटेल जी, आप भी जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है संसद में कहते हैं कि हमें जो हमारा जो लोकतंत्र है वो राजनीतिक लोकतंत्र से कहीं अधिक हमें सामाजिक लोकतंत्र की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या लगता है कि वर्तमान में क्या हम बाबा साहब का जो लक्ष्य था उसकी ओर बढ़े हैं? पवन पटेल जी। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज जिस तरह के हालात, जिस तरह के परिवेश हैं, आज सत्ता में जो लोग हैं चाहे जो लोग विपक्ष में हैं, सबको संविधान का आदर करना चाहिए, सबको संविधान का मानना चाहिए। लेकिन आज हमें ये चीज को महसूस करनी पड़ेगी, हम जयंती मना रहे बाबा साहब की, लेकिन ये जयंती मनाना तब सही मायने में सार्थक होगा कि जब उनके बताए गए कदमों पे, बताए गए पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करें। आज बोलने की, अभिव्यक्ति की जो अपने को आजादी मिली थी, आज आदमी अपनी बात अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। चारों तरफ समाज में देख रहे हैं कि इस टाइप का माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ चीजें हो रही हैं, तब इस टाइप का माहौल, इस टाइप का निर्मित हुआ है। आज आप अभिव्यक्ति की आजादी की करते, आज आप एक बताइए कि कोई भी व्यक्ति को है अगर आज बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अगर अपनी बात नहीं कह सकता है, आज क्यों इस टाइप का माहौल है? आज क्यों इस टाइप के गरीब मजदूर जो जब सबको जीने का अधिकार है, सबको खाने का अधिकार, तो क्यों कोई भूखा सो रहा है? क्यों किसी के पास घर नहीं है? क्यों अपनी बात के पवन पटेल जी, लेकिन हमें जब सामाजिक लोकतंत्र में जब हमको राजनीतिक लोकतंत्र तब्दील करना चाहिए तो इसके लिए करना क्या चाहिए एक्चुअल में? हमको हम क्या नहीं समझ पा रहे हैं, गलतियां कहाँ हो रही हैं हम लोगों से कि हमने जो बाबा साहब ने जो सपने देखे हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए चूक कहाँ हुई है हमसे? देखिए, चूक वहां पे ये हुई है कि ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाना चालू की है। चूक हमसे वहां पे हो रही है। क्या हम ये कहते हैं क्या संविधान को मान रहे हैं? अगर इनको सत्ता का लोलुप नहीं होता, सत्ता के लालची नहीं होते, सत्ता इनका ध्येय सिर्फ सत्ता नहीं होता तो संविधान रहता। आज ये सत्ता जिस तरह की खरीद फरोख्त होती है, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो उपचुनाव का प्रावधान दिया था, क्या इस तरह उपचुनाव का प्रावधान दिया था जिस तरह उपचुनाव हुआ है? कि किसी विषम परिस्थितियों में उपचुनाव की बात आती है, तो यहाँ तो अनगिनत अनेकों उदाहरण है। आज आप अपने मन की बात नहीं कह सकते हो, आपके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। ये तो चारों तरफ से उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनका ध्येय है सत्ता में बने रहना। और सत्ता में जब आदमी समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया है तो सत्ता में जो अच्छा करेगा उसको बने रहना चाहिए जी। तो इनके काम कुछ है नहीं, अब जिस काम के कारण आए इसलिए उसी में छेड़खानी करके इस टाइप से करते हैं। इतने 28, 30 जगह चुनाव होना, उपचुनाव होना, मेरे ख्याल से बाबा साहब को भी अगर कहीं से देख रहे हो तो उनको लगा होगा कि हमने क्या बना के आ गए, किस उद्देश्य से बनाया तो उसका किस तरह ये लोग उसका निकाल रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं खतरा तो है संविधान को, खतरा है और हम सबका फर्ज बनना चाहिए। बिल्कुल पवन पटेल जी, हमारे साथ में सत्येंद्र सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र विद्रोही जी भी जुड़े हैं, एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि बाबा साहब ने राजनीतिक जीवन से परे एक ऐसे वर्ग को प्रभावित किया है, एक ऐसे वर्ग का उत्थान किया है जो आज भी वंचित माना जाता है, उनके वर्ग में आज भी क्या लगता है आपको कोई सुधार की जरूरत है? क्या उन लोगों का जीवन में कोई सुधार हुआ है? नहीं, देखिए, सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को, आपके न्यूज चैनल को, आपको 14 अप्रैल की हार्दिक मंगल कामनाएं बाबा साहब की जयंती की।
और मेरे जितने भी मित्रगण जो साथीगण हैं, सामाजिक कार्यकर्तागण जो जुड़े हुए हैं, सभी को 14 अप्रैल की हार्दिक मंगल कामना। आज ये जो वंचित तबका है, जो करोड़ों की संख्या में आता है, जिसकी एक समुदाय अगर देखा जाए, उसकी गिनती की जाए तो करोड़ों की संख्या में यह पाया जाता है। इसको हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने जिस प्रकार से अपने परिवार के 4-4 बेटों की आहुति दी, वो किसके लिए दी? वंचित समाज के लिए। लेकिन आज जिस प्रकार से आप जब न्यूज चैनल जो डिबेट शुरू होने से पहले मैं कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी बड़ा जोशीला भाषण दे रहे थे, बाबा साहब के प्रति मतलब हृदय से बिल्कुल के जैसे समर्पित हो। रोजगार वगैरह बाबा साहब तो ये चाहते थे देश के सभी नौजवानों को रोजगार मिले, लेकिन वंचित शोषित तबकों को हजारों सालों से जिन लोगों ने, मनवादी लोगों ने पीड़ित करके रखा था, जो जातिवादी आतंकवादी लोगों ने इनको पीड़ित करके रखा था, उनको सिर्फ वो अधिकार दिलाना चाह रहे थे। लेकिन आज अभी मैंने दोनों हमारे जो आदरणीय हैं उनकी डिबेट सुनी, आपने जो बातें कही, ये हमारे कुछ बीजेपी पे बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, मैं भारतीय जनता पार्टी को कतई दोष नहीं दूंगा। ये बात सत्य है कि जातिवाद को बढ़ावा मिला है, लेकिन लेकिन सवाल देखिए सत्येंद्र भद्रोही जी, ये बात अलग और है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनका कितना अभी मतलब विकास हुआ है और उनके विकास में कहाँ रुड़ा है, करना क्या चाहिए हमको समाज सुधार के क्षेत्र में और क्या काम करना चाहिए? सवाल मेरा ये था। विकास ये है ना आदरणीय, आप देखेंगे कि आज भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, मंदिर में जाते हैं तो मारपीट की जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, गैंगरेप, जो वंचित शोषित तबका उसका विकास ये हुआ है। आज आप देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन आप देखेंगे कि आज भी ये स्थिति है कि हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं है। अरे जानवरों की तक सेवा कर ली जाती है इन लोगों के द्वारा, लेकिन हमारे वंचित शोषित तबकों को घर से बाहर भगा दिया जाता है। एक कुत्ते को रोटी खिलाने पर कि कुत्ता अशुद्ध हो गया, उस चक्कर में उसके साथ मारपीट की जाती है। ये विकास हुआ है आदरणीय। अब सब लोगों को, यदि हम लोगों को विकास की बात करना है, विकास एक मानव का यदि विकास ना हो पाया तो वो कोई भी व्यक्ति, दूसरा मनुष्य अपने आप को सर्वशक्तिमान या सर्वोच्च नहीं मान सकता कि उसके सामने एक व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है, भूखा मर रहा है और एक पे अथाह संपत्ति है, तो इसको विकास नहीं कहा जाता। विकास हुआ है, वंचित शोषितों का नहीं हुआ, विकास उन्हीं का हुआ है जो धनाढ्य लोग थे, जिनके हाथ में आज भी सत्ता है। विकास उनका हुआ है। सभी को सोच कर चलना पड़ेगा। और इस विकास की अगर बात की जाती है तो वो सिर्फ अम्बेडकरवाद से विकास हो सकता है। अम्बेडकरवाद, विज्ञानवाद पूरा एक दूसरे का परिपूर्ण है। अम्बेडकरवाद जब तक इस देश में स्थापित नहीं होगा तब तक कभी भी वंचित शोषितों का। चलिए अम्बेडकरवाद की आप बात करें, हमारे साथ में डॉक्टर के.एस. चौहान साहब है। सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जिस प्रकार से बाबा साहब कल्पना करते हैं एक ऐसे लोकतंत्र की जो सबका अधिकार हो, सभी लोग समान हो, उन्होंने आर्टिकल 14 में भी इस बात का लिखा है कि सबको समता का अधिकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो ये जो बाबा साहब की जो कल्पना थी, जो उन्होंने परिकल्पना की है एक नए भारत को रचने की, कहीं ना कहीं हम उससे दूर होते जा रहे हैं। क्या कारण है सर? उसका कारण ये है कि जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे दूसरे दल है, इवन बहुजन समाज पार्टी भी है, ये जो दल है ये जातिगत जो सोच है उसको कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज समाज में ऐसी स्थिति है कि हमारे विद्रोही जी ने, साथी ने बताया, वो एक बहुत ही अजीब उदाहरण है, लेकिन मेरे पास उससे बड़ा उदाहरण है कि एक शेड्यूल कास्ट का आदमी जो राष्ट्रपति बन गया, वो राष्ट्रपति मंदिर में नहीं घुस पाया। एक जो उसके बावजूद जो है दूसरे दिन कोई या तीसरे दिन कोई डॉक्टर अशोक मेघवाल नाम का एक मेडिकल डॉक्टर बताते हैं, उसने उस पुजारी के ऊपर अटैक भी किया राजस्थान में। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति जाते हैं उड़ीसा में तो वहां उसकी वाइफ को धक्का मारा गया, उसका भी क्रिमिनल केस चल रहा है। तो आम शेड्यूल कास्ट की क्या स्थिति होगी जब जो शेड्यूल कास्ट जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया और राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया, वो उसकी दशा ऐसी है, तो आम शेड्यूल कास्ट की सोशल डिग्निटी इंप्रूव करने के लिए या इम्प्रूवमेंट हो गई है,
इसके बारे में सोचना मेरी कल्पना से परे है। इसलिए जो समाज में बराबरी का जो अधिकार है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी राजनीतिक दल है, जो भी सरकारें हैं, उनको ये जो संविधान की जो भावना है उसके तहत काम करना चाहिए। क्योंकि सभी दल, कोई भी पार्टी की सरकार है, कोई भी पार्टी जो है वो सामाजिक डेमोक्रेसी के लिए, सामाजिक लोकतंत्र के लिए काम नहीं कर रही है और वो इस प्रोसेस में पूरे समाज को मार्जिनलाइज कर रही है। और इसी प्रोसेस में जैसे डिसइन्वेस्टमेंट का सिस्टम है वो इतने बड़े पैमाने पे चल रहा है कि हमारे देश में लंका जैसी हालत होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपके स्टेट के पास कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे तो बराबरी का अधिकार कैसे मेंटेन आप कर पाएंगे। बराबरी के अधिकार के लिए समाज में सब तबकों का, सब लोगों का बराबरी का अधिकार होना चाहिए और उनको वो अधिकार रियलाइज करने के लिए उस सरकार को प्रोत्साहन करना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। इसलिए आज आप देखेंगे रिजर्वेशन प्रमोशन 1995 में अमेंडमेंट हुआ, उसके लिए 1992 का जो मंडल का जजमेंट है उसके बाद 1995 में अमेंडमेंट हुआ। तो आज हम 27 साल बाद भी उसको लागू नहीं कर पाए हैं। उसके लिए जो भी पैरामीटर फिक्स कर रहे हैं वो सब पैरामीटर मुझे लगता है संविधान की जो कल्पना है उसके खिलाफ है। देखिए, मंडल आयोग तो पूरे डेटा के साथ में आया था, पूरी मतलब योजनाबद्ध तरीके से आया था। उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया था कि किस वर्ग के कितने लोग हैं। बाबा साहब एक बात और कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो किसी काम के नहीं है। तो इस सामाजिक लड़ाई में बाबा साहब का सपना कितना साकार हुआ है, कहाँ पहुंचे हैं हम? वकील साहब, मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो सपना है अभी उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ। क्योंकि जो समाज है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है और जो सरकारें हैं वो उस तरह की सिस्टम डेवलप कर रही हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, आर्थिक गैर बराबरी बढ़ रही है, सामाजिक गैर बराबरी और ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए जब तक सरकार की पॉलिसी संविधान की जो मूल्य हैं उनके हिसाब से नहीं होगी तब तक इसमें बहुत ज्यादा कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं वो कोई भी समाज में प्रोत्साहन करने के लिए, लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम नहीं करते, वो केवल दिखावे के पर्पज से ही काम कर रहे हैं। जब तक वो संविधान की भावना से काम नहीं करेंगे तो इसमें बदलाव होने वाला नहीं है। जी, तो हमारे साथ है पवन पटेल जी। पवन पटेल जी, जब हम बाबा साहब के पूरे जो उनकी पूरा जीवन चरित्र है उन पर हम नजर डालें और जब उनका हम लेखा जोखा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि बाबा साहब ने सर्वाधिक वंचित वर्गों के लोगों के लिए काम किया है, उन्होंने महिला के लिए काम किया है। लेकिन आज क्या कारण है कि ये जो वंचित वर्ग के लोग हैं, गरीबी हट ही नहीं रही है भारत से? क्या कारण माना जा सकता है? पवन जी, यही दिखता है जो बाकी वक्ताओं ने जो बताया उनका भी बोलना सही है कि सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका ध्येय सत्ता पाना हो जाता है और सत्ता में बने रहना हो जाता है। जबकि ध्येय उनका ये होना चाहिए सत्ता मिली है तो हमको समाज की सेवा करनी है, जो संविधान के अधिकार हैं, जो वंचित वर्ग है उनको उसका हक अधिकार दिलाना है। तो जब वहां पे जब उसका लक्ष्य ही बदल जाता है तो इस कारण से ऐसे हालात बनते हैं और इस तरह सरकार को चाहिए। आज देखिए क्या है कि जब हमारा संविधान नहीं रहेगा, हमारा संविधान इतना अच्छा संविधान जिससे पूरी दुनिया को नाच हुआ करता था, और आज वो संविधान कहीं ना कहीं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। तो हमारा मतलब है कि हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हैं, पदाधिकारी हैं या छोटे से कार्यकर्ता इसलिए नहीं, हमारा सबका फर्ज बनना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, जिस संविधान पे हर व्यक्ति को उसका हक और अधिकार मिला था, उस संविधान पे अगर खतरा किसी के कारण आता है तो उसको हम उस टाइप का मजा चखा दे। सरकारें के कारण आ रहा है तो उसको अगले चुनाव में, अगले पंचवर्षीय में जब भी वोट डालने की बात आए तो हम वोट डाल के उसका जवाब दे दें कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका जवाब देने के लिए देश और प्रदेश की जनता तैयार है। तभी बदलाव आएगा और तभी बाबा साहब का संविधान जो है वो एक्चुअल रूप में जैसा वो चाहते तो उस तरह लागू हो पाएगा और उसके संविधान के कारण तभी है कि वंचित शोषित वर्ग जो है उसको उसका हक और अधिकार मिल पाएगा। पवन जी, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, वकील साहब बता रहे थे कि अभी हम 70 साल आज़ादी के हो चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं, अभी तक हमने बाबा साहब के सपनों में तो हमने कदम ही नहीं रखा है। तो ये कौन सा भारत है, किस भारत की तरफ गए हैं?
क्या बाबा साहब से कहाँ कदम नहीं रखा, क्या बोले, मैं सुन ली आवाज। मेरा सवाल ये था कि अभी डॉक्टर वकील साहब बता रहे थे कि अभी हमने बाबा साहब के जो सपनों का भारत था उसमें कदम ही नहीं रखा है। मतलब जो बाबा साहब को जो सोचते थे, जो समझते थे और जिस तरीके के भारत की परिकल्पना कर रहे थे बाबा साहब, उस परिकल्पना के हम बिल्कुल करीब नहीं पहुंचे हैं। अभी तो हमने उस परिकल्पना में कदम ही नहीं रखा है, तो हम किस प्रकार के भारत में पहुंचे हैं? नहीं, वही बोल रहे हैं ना कि आज भारत, जो पूरा भारत है उसमें भय, दोष, राग, द्वेष, ये सब जो है इनका बोलबाला हो चुका है। हमने वही कहा ना कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान तभी सही मायने में लागू होगा, सही मायने में उनकी जो सोच थी, इसके पीछे जो उनकी परिकल्पना थी, वो मूर्त रूप में तभी कार्य रूप में परिणित होगी कि जब हम हर व्यक्ति इस देश और प्रदेश का अपनी जिम्मेदारी का उसको एहसास होगा। उसको एहसास होगा कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, हमें संविधान की रक्षा करनी है। और जिस दिन इस देश और प्रदेश का हर व्यक्ति जागरूक हो जाएगा संविधान की रक्षा करने के लिए, अपने आप हम बाबा साहब का जो सपना था उस पर अपने आप कदम रखेंगे और उसको जीवंत रूप में जीने लगेंगे। जी, तो तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए पवन जी आपका बहुत शुक्रिया, सत्येंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया और डॉक्टर के एस चौहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमसे जुड़ने के लिए। तो आज पूरे भारत में और पूरे विश्व में बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि बाबा साहब ने भारत में वित्तीय और आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत के अनेक क्षेत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा काम किया है जो आज भी उनके कामों के कारण उनको भारत में माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ कानून का निर्माण किया बल्कि वित्त आयोग हुआ, योजना आयोग हुआ, या इनका भी गठन किया है। और बाबा साहब की एक पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी कि रुपए की समस्या और इसका समाधान, इसी के आधार पर रिजर्व बैंक यानी कि भारत की जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कर्मचारी राज्य बीमा की स्थापना की। उन्होंने काम करने की जो अवधि है 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे की, ताकि किसी भी कर्मचारी का कोई भी कंपनी शोषण न कर सके। उन्होंने कामगार मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड की स्थापना की, श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की, हेल्थ इंश्योरेंस, महंगाई भत्ता, अवकाश वेतन, तकनीकी प्रशिक्षण, ये जो तमाम कार्य है जो बाबा साहब ने आज किए हैं, शायद यही वजह है कि बाबा साहब को आज भी इन कामों के लिए जाना जाता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो सपनों का भारत करना है, तो उसमें कोई ऊंच नीच ना हो। बाबा साहब सोचते हैं कि जिस भारत की मैं कल्पना करना चाहता हूं उसमें कोई ऊंचा ना हो, उसमें कोई नीचा ना हो, सबको बराबर का अधिकार मिले। बाबा साहब का मानना था कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है वह तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके पास सामाजिक लोकतंत्र का आधार ना हो। बाबा साहब कहते हैं कि हमारी जो एक स्वतंत्रता है वो एक शत्रु है, वह असमानता है, चाहे वह जातिगत असमानता हो, चाहे वह आर्थिक असमानता हो। यदि इसे दूर नहीं किया गया तो हम एक दिन अपनी जो वास्तविक स्वतंत्रता है इसे खो देंगे। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।